Welcome back, class 6. Good morning, all of you. So we are going to study SST, and in that we are going to study chapter number 5 for the domains of the earth. ठीक है बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लासेस इसमें कर लिया है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सारे बच्चे किताब खोलेंगे अपनी और आ जाएंगे पेज नंबर 32 पे। ठीक है, पेज नंबर 32 पे आप सब आ गए। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, दैट वर एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। उसके बाद हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। कितने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, दैट इज 5 लेयर्स। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एयर टेम्परेचर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एयर टेम्परेचर। ओके, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, हमारी एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर, गैसेस प्रेजेंट एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म कैसे हो जाता है? जो वाटर वेपर है, जो गैसेस प्रेजेंट हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं? ये सन रेज का हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर का हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। As we go up, the air becomes thinner. Hence, the heat absorbed by the air is also less. Therefore, air temperature decreases with height. जैसे जैसे अगर हम हाइट ऑफ द सी लेवल बढ़ेंगे, अगर हम लैंड एरिया से ऊपर अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि जो हवा है वहाँ पे पतली है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो हीट को उतनी अच्छी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। धीरे धीरे क्या होता है? टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है कि जैसे आप माउंटेन्स के अगर आप जाओगे तो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन तुम्हें क्या दिखेगा? सब बर्फ जमा हुआ दिखेगा, सब फ्रोजन रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? इतना ठंडा रहता है कि बर्फ जम जाता है और छोटा मोटा बर्फ नहीं, बहुत भारी भारी चट्टान बर्फ को आपको देखने को मिलेंगे ऊपर, जिसको हम लोग ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या हो रहा है भाई? एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर। एयर टेम्परेचर increases as we come below the atmosphere, that is when we are close to the land area. Okay, atmospheric pressure and wind. Atmospheric pressure and wind बढ़ेंगे। इसके बारे में क्या समझेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। The Earth's force of gravity holds the atmosphere in place. Like all the other things, air too has weight. It exerts pressure on the Earth's surface. We do not feel it because there is equal pressure inside our body and it gets counterbalanced. आपको पता है बेटा अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है। अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? एक तरीके की ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं। क्या है? देखो, हम लोग क्या है कि हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी पे तो प्रेशर लगा रहे हैं। हम खड़े हैं तो हमने क्या लगाया? पृथ्वी पे प्रेशर लगाया। लेकिन क्या आपको पता है पृथ्वी भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, तभी हम लोग बैलेंस्ड वे में खड़े हैं। अगर वो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं लगाती तो हम लोग नीचे धंसते चले आते। ठीक है, तो पृथ्वी भी उतने ही प्रेशर से हमारे ऊपर वो प्रेशर लगा रही है, उतने फोर्स से जितना कि हम उसके
तो ये इसको हम लोग किस नाम से समझते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो उस जैसे कि हम लोगों के ऊपर ग्रेविटी लगाती है, उसी प्रकार से एयर के अंदर भी भार है। ठीक है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, तो हवा भी क्या करता है? अर्थ सरफेस पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज देयर इज इक्वल प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, लेकिन हमको ये महसूस नहीं होता है क्योंकि उतने ही बराबर मात्रा में हमारे अंदर भी प्रेशर होता है, एंड इट गेट्स काउंटर बैलेंस्ड, और फिर क्या हो जाता है? सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड हाइट। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किन दो चीज़ों पर, किन दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर एंड हाइट। It depends on temperature and height. देखो, warm air is light and it exerts low pressure, whereas cold air is heavy and exerts high pressure. जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और इसीलिए वो प्रेशर कम एक्सर्ट करती है, जबकि जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है? भारी होती है, वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करती है। इन वार्मर रीजन्स व्हेन द एयर बिकम्स हॉट इट बिकम्स लाइट एंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। दिस लीड्स टू एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर। द डिफरेंस इन प्रेशर मेक्स द एयर मूव इन द लो प्रेशर एरियाज इन द फॉर्म ऑफ विंड। जो वार्मर रीजन होते हैं, दैट मीन्स कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, व्हेन द एयर बिकम्स हॉट, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इट बिकम्स लाइट, और जब वो गर्म हो जाएगी हवा तो हवा क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। एंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, और फिर वो क्या करेगी? प्रेशर लो का उसका बिल्ड करेगी। अभी हमने आपको बताया ठंडी हवा भारी होती है, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेगी, जबकि गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है, प्रेशर कम बिल्ड करेगी। तो द डिफरेंस इन प्रेशर मेक्स द एयर मूव इन द लो प्रेशर एरियाज इन द फॉर्म ऑफ विंड, और इसी वजह से क्या होता है? तो हवा होगी वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज इन द सेम वे एज वाटर मूव्स फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। जिस प्रकार से पानी अगर ऊंचाई से आप गिराओगे तो ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी गिरेगा ना, कभी नीचे से ऊपर पानी गिरते हुए देखा है कि नीचे से ऊपर पानी चढ़ते जा रहा है? ऐसा नहीं होगा, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरेगा। उसी तरीके से हवा क्या करती है? वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। इन दिस वे अ बैलेंस इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस मेंटेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। विंड इज कॉज्ड बाय एयर फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज, इट्स डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। हमेशा विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो, H फॉर हाई प्रेशर और L फॉर लो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है कि किस प्रकार से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बह रही है। एयर प्रेशर वेरीज विथ हाइट। अब जो एयर प्रेशर है वो हाइट के हिसाब से डिफरेंट हो जाती है, वेरी करती है। एज द लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डेंस, लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? डेंस है, दैट मीन्स इट इज पॉपुलेटेड। द एयर प्रेशर इज मोर हियर, तो यहाँ पे क्या है? एयर प्रेशर ज़्यादा है। As we go up, the air becomes thinner and air pressure decreases. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे क्या होगा? एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? हवा जो होगी वो पतली हो जाएगी, एयर बिकम्स थिनर, और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। देखो, एयर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है हाइट से, और इसी वजह से जो बलून है वो हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है, तो वो आके नीचे क्या है? वो नीचे आकर के बैठेगा नहीं, वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है। अब वाटर वेपर इन एयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। water vapor in air. The air contains some amount of water vapor which is called humidity. ठीक है, उमस होती है ना, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि बहुत गर्मी है, उमस है, तो जो वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर में, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ह्यूमिडिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस लाइन। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो आप लिखोगे द एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है एक जगह से दूसरे जगह की अगर हम बात करते हैं। As you know, water vapor enters the atmosphere through evaporation from the water bodies on the earth's surface. Hence, humidity of the air decreases with height. आपको पता है वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर करता है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम दी वाटर बॉडीज। क्या होता है, जो वाटर बॉडीज हैं, सपोज क्या है, ओशियन है, सी है या रिवर है, इसमें क्या हो रहा है, सन रेज फॉल हो रहा है ना, ये सन रेज फॉल हो रहा है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। क्या होगा भाई, इवेपोरेशन होगा। दैट मीन्स जो भाप निकलेगी, वाटर वेपर्स निकलेंगे, वो क्या होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में वो आ जाएंगे, और इस वजह से क्या होता है, हेंस ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस विद हाइट। और हाइट जैसे अगर हम लोग माउंटेन्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ह्यूमिडिटी हमारी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर तो वाटर बॉडीज हैं नहीं, वाटर बॉडीज तो लैंड एरिया पे हैं, तो लैंड एरिया पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर वेपर भी ज़्यादा है। आगे अब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Global warming is very important. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या समझोगे, देखो ग्लोबल मतलब क्या होता है, ग्लोब, आप ग्लोब देखे हो ना, ग्लोब में क्या होता है, जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, वो पूरे वर्ल्ड का होता है, दुनिया का होता है। तो ग्लोब मतलब पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स होल वर्ल्ड। और वर्ल्ड वार्म, वार्म मतलब जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर। अब राइज इन टेम्परेचर कहाँ पे होगा, राइज इन टेम्परेचर विल अकर इन आवर एटमॉस्फेयर। अब जब पूरी दुनिया में सारे हमारे एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से समझते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं समझना, इसको ध्यान से समझेंगे। द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड होल्ड हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, thus resulting in increase of the earth's temperature। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार के गैसेस हैं, ये हमने आप लोगों को बताया था। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और जो अदर गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब कितने हैं, अदर 1% में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन से हैं ये समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। आप लोग क्या कहोगे, कौन से कंपोनेंट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग CO2 के फॉर्म में लिखते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। आगे मीथेन, मीथेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है उसमें मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। होल्ड हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब हम क्या होता है, ये सारे जो गैसेस होते हैं ये अपने अंदर क्या होता है, जो हीट होता है उसको अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और इस वजह से क्या होता है, बांध लेते हैं अपने अंदर हीट को। हमारे एटमॉस्फेयर का हीट, दैट मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ज़्यादा। हाँ ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द एडवेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ दीज गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स। अब क्या होता है बेटे, देखो अब जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट, दैट मीन्स सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझ रहे हो ना, दैट मीन्स कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं डे बाय डे। क्यों,
क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तो फॉरवर्ड हो रही है, मूव ऑन हो रही है, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब जितने लोग रहेंगे उतने लोगों को कंजम्पशन चाहिए। जब कंजम्पशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग छोटे क्लासेस में होंगे तो आप लोग वहाँ पे क्या करते थे, पॉल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ते थे तो उसमें सबसे पहला पॉल्यूशन आप एयर पॉल्यूशन पढ़ते थे। उसमें अगर हम फिगर की बात करते थे तो आप दिखाते थे कि एक इंडस्ट्री से कितना धुआं निकल रहा होता था, ठीक है, व्हीकल जो गाड़ी है वहाँ से कितना धुआं निकल रहा होता। तो ये धुएं में क्या होता है, इस धुएं में ये गैसेस मौजूद होते हैं, CO2 मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी होंगी, ये जो गैसेस हैं ये इतने मात्रा में फिर प्रोड्यूस होंगे और फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जो हमारे पूरी दुनिया का टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस हैज़ इंक्रीज्ड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस राइज इन टेम्परेचर इज एट्रीब्यूटेड टू द कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो राइज इन टेम्परेचर है, इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो रही हैं और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम समझते हैं। The effects of global warming are numerous and they are a serious cause of concern. अब global warming बहुत डिजास्ट्रस है, हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसके बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हो सकते हैं। सीरियस कंसर्न्स इन द मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल है इन मैनी वेज। अब देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, जैसे देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, ये CFCs यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Chlorofluorocarbons are an important concept of global warming. Deforestation means cutting down more and more trees. जितना हम पेड़ों को काटेंगे क्या होगा, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो हमें देने में मदद करते हैं। तो अब अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है नहीं, वो तो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या करता है, वो हमें सांस हमें इनहेल करने में वो हमें मदद करता है, ठीक है, तभी हम लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा भाई। अब अगर हम प्लांट्स को कट डाउन कर देंगे तो वो क्या करेंगे, CO2 भी अपने अंदर ले लेते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो CO2 क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्लांट्स के द्वारा, और फिर क्या होगा, उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, इंक्रीज वे में हो जाएगा CO2, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। बायोस्फीयर पे आ जाएंगे। The narrow zone where land, water and air comes into contact with each other is called biosphere. अब biosphere क्या होता है, वो नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में कांटेक्ट में हो जा रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं, उनको हम बायोस्फीयर के नाम से जानेंगे। As biosphere contains life, this domain is the most important one, ठीक है। Bio means life, ये सब हम आपको बता चुके हैं। It is the presence of this domain which makes our Earth a unique planet, और इसी वजह से हमारा जो अर्थ है वो सबसे भिन्न है। ये जो प्लानट अर्थ है हमारा, वो अदर प्लानट से, अदर 7 प्लानट से वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है जो कि बायोस्फीयर के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, Habitat and ecosystem. Biosphere is classified into 2 major groups, ठीक है, 2 मेजर ग्रुप्स में बायोस्फीयर का डिवीजन हुआ है। द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं और जहाँ पे एनिमल्स रहती हैं। बोथ दीज ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट और फॉर देयर सर्वाइवल। और हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, और प्लांट क्या है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन। अब जो बायोस्फीयर है, यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट नेचुरल बैलेंस अमंग ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर में जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो सब में क्या है, बैलेंस है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस एरिया रेंज फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू ह्यूज व्हेल्स, ठीक है। जो बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि सबसे छोटा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, इस बैक्टीरिया को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे इतनी भारी भारी वेल्स भी हैं, ह्यूज वेल्स हैं, जिनका अगर आप उसको देख लोगे तो वो बहुत बारीक लैंड एरिया के तरीके से उनका बॉडी है, ठीक है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन हैबिटेट इन विच इट कैन सर्वाइव। अब हैबिटेट क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग बीइंग वहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे वो जी सकता है। देखो यहाँ पे लेक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसमें देखो लेक में अब यहाँ पे फिश मिल जाएंगे आपको, इसमें बहुत सारे अदर वाटर क्रिएचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। To provide different habitats to different organisms, the biosphere is made up of distinct zones. अब क्या है भाई, हर एक जो क्रिएचर है, हर एक जो लिविंग बीइंग है वो अलग अलग जगहों पर रह सकता है अपने तरीके से, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो बायोस्फीयर में उसके लिए वो प्लेस, सूटेबल प्लेस मिल जाएगी, उसी को हम लोग इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। अब लास्ट पढ़ेंगे हम लोग एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड। देखो एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड जो होती हैं वो स्पीसीज होती है। स्पीशीज मतलब अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स। अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होंगी? जो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं, जो इस पृथ्वी पर पहले तो एग्जिस्ट करती थी, पहले तो इस पृथ्वी पर हमको देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगी। वेयर एज इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है? वो क्रिएचर्स जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। दैट मीन्स कि उनकी कुछ ही संख्या इस पृथ्वी पर आपको मिल जाएगी, लाइक 10 और 12 और 15 इस पूरे वर्ल्ड पे, और अब धीरे धीरे वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जैसे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की हैं, वो अब एग्जिस्टेंस में इस पृथ्वी पर नहीं है। मैनी मोर आर इन डेंजर ऑफ वैनिशिंग फ्रॉम दी अर्थ, और बहुत सारे इस दुनिया से जाने के, विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। If we are not careful, one day the natural balance will break and there may be no life left on earth. अगर हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं सुधारेंगे, अगर हम लोग हंटिंग करेंगे, पोचिंग करेंगे, एनिमल्स को मारेंगे, तो क्या होगा? जो बैलेंस है हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पृथ्वी का, हमारे प्लैनेट का, वो क्या हो जाएगा? वो बेकार हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा सब। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी तो हमारा अर्थ प्लैनेट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो भी सब खराब हो जाएगा। इट विल लूज इट्स यूनिकनेस, और इस वजह से जो अर्थ की यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी, ये एंड पे आ जाएगी, एंड बिकम वन अमंग अदर लाइफलेस प्लैनेट्स ऑफ दिस सोलर सिस्टम। और जो अदर सोलर सिस्टम के अलग लाइफलेस प्लैनेट्स हैं, दैट मीन्स वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, अर्थ भी वैसे ही बन जाएगी। देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू प्रोटेक्ट नेचर एंड बैलेंस एंड मेंटेन इट्स बैलेंस। और इसलिए हम लोगों को अपने नेचर को, हमको प्रकृति को, अपनी प्रकृति को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, और इसकी बैलेंस को, इसको बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। आवर नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंश्योर्स दैट वी प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो आज अगर हम चीज़ों को नहीं बचाएंगे तो कल को हमारे आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को नहीं देख पाएगी, नहीं समझ पाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर में, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस को बनाने के लिए, और एक यूनिक प्लैनेट है, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को सुधारना चाहिए। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड यू ऑल विल स्टडी द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टू रिमेंबर, ठीक है। आप टू रिमेंबर पढ़ोगे। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन PDF format. Okay class, thank you.